एचएससी ने जो ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली है, आज उसके बारे में बात करेंगे। आपके जो भी डाउट होंगे उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रोहताश कुमार आपका अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। पहला डाउट तो आपका जो चल रहा है ये कि हम किस कैटेगरी में अप्लाई करें, अपनी रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करें या जनरल में अप्लाई करें। क्योंकि हाल फिलहाल जो आप एक ऐसा बना हुआ था कि रिजर्व कैटेगरी कट ऑफ जनरल से ऊपर जा रही है, बीसीबी के ऊपर जा रही है, ईडब्ल्यूएस के ऊपर जा रही है, तो उससे कैंडिडेट कंफ्यूज हो रखे हैं कि वो ग्रुप डी में किस कैटेगरी में अप्लाई करें। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो एग्ज़ाम मल्टीपल स्टेजेस है उनमें क्या प्रोसेस रहता है कि पहले कैटेगरी वाइज बुलाया जाता है और जो फाइनल रिजल्ट आता है वो फिर अलग टाइप से आता है। परंतु जो आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो मल्टीपल स्टेजेस नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होना है आपका, और उस एग्ज़ाम होने के बाद में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएगी। तो इसलिए मैं ये कहूँगा आपको कि आपकी जो भी रिजर्व कैटेगरी है आप उसी रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पर कैटेगरी वाइज नहीं बुलाए जाएंगे। एक ही स्टेज है, एक ही पेपर है। जो आपका एक पेपर होगा आपका, उसके बाद में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी उसमें जितने भी टॉपर होंगे, जिन्होंने कोई भी रिलैक्सेशन ना लिया हो, तो जितने भी टॉपर होंगे वो सारे के सारे चले जाएंगे जनरल में, बाकी रह जाएंगे अपनी कैटेगरी में। तो यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास किसी भी रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो आप उसी रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कीजिएगा, किसी और की बात मत सुनिएगा। कई लोग क्या होता है कि अपना कंपटीशन कम करने के लिए बोलते हैं कि रिजर्व कैटेगरी के तो ऊपर कट ऑफ जा रही है, आप फॉर्म जनरल में भरिए। ग्रुप डी में आप फॉर्म जनरल में मत भरिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेजेस है, एक ही पेपर है, तो आपका नुकसान होगा। आप अपनी रिजर्व कैटेगरी में भरिए अगर आपके पास उसका वैलिड सर्टिफिकेट है तो। इसके बाद में बात आती है कि यहाँ पर आपके जितने भी सर्टिफिकेट है वो सारे के सारे कट ऑफ डेट 3 जुलाई 2026 से पहले के होने चाहिए। अब आप कहोगे कि सर 3 जुलाई 2026 तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, इसके बाद के कैसे हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि फॉर्म की डेट एक्सटेंड कर दी जाती है। मान लो कि 3 जुलाई तक सर्वर स्लो हो गया, फॉर्म नहीं भर पाए, एचएससी ने 10 दिन डेट आगे बढ़ा दी, परंतु वो 10 दिन जो डेट आगे बढ़ती है वो फॉर्म अप्लाई करने की बढ़ती है। ये जो कट ऑफ डेट होती है आपके डॉक्यूमेंट्स की, कई बार वो ये नहीं बढ़ती। इसलिए आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो 3 जुलाई 2026 से पहले के होने चाहिए। यह आपकी कट ऑफ डेट है, आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट इससे पहले के हो। और फिर जो अलग अलग कैटेगरी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो कैसे होने चाहिए। पहले नंबर पे आता है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपका लाइफ टाइम वैलिड होता है। अगर आपके पास 3 जुलाई 2026 से पहले कभी का भी बना हुआ हो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मान लो किसी का 2006 का, 10 का, 15, 16, 20 कभी का भी हो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपको नया बनवाने की जरूरत नहीं है। वो आपका 3 जुलाई 2026 से पहले का बना हुआ हो, आपका लाइफ टाइम वैलिड होता है। सेकंड थिंग, जो एससी का सर्टिफिकेट है वो भी लाइफ टाइम वैलिड होते हैं। परंतु अपने हरियाणा में क्या हुआ कि एससी को दो फर्दर कैटेगरी में डिवाइड कर दिया इन्होंने, डीएससी और ओएससी सर्टिफिकेट बना दिए थे। और ये जब बने थे 13 नवंबर 2024, तो आपके पास एससी का जो पुराने वाला सर्टिफिकेट है वो नहीं चलेगा। आपके पास डीएससी या ओएससी सर्टिफिकेट होना चाहिए 13 नवंबर 2024 के बाद और 3 जुलाई 2026 से पहले। इस डेट के बीच में 13 नवंबर 2024 और 3 जुलाई 2026 इसके बीच में बना हुआ आपका डीएससी और ओएससी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। पुराने वाला एससी का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। फिर आती है बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो ये जो तीनों सर्टिफिकेट है वो आपको हर साल नए बनवाने पड़ते हैं। तो अगर आप बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस इन तीनों सर्टिफिकेट से अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वो आपका 1 अप्रैल 2026 के बाद और 3 जुलाई 2026 से पहले इस डेट के बीच में बना हुआ होना चाहिए। अगर आपके पास बाय द चांस से ना बन पाए तो आप चाहे जनरल में अप्लाई कर देना, परंतु अगर आप इन कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना हुआ होना जरूरी है। आगे फिर बात आती है ईएसएम, एक्स सर्विसमैन और डीईएसएम, इनके सर्टिफिकेट जो है वो 20 जून 2025 के बाद के
और 3 जुलाई 2026 से पहले के। तो ये ईएसएम और डीएसएम वालों के लिए है कि 20 जून 2025 के बाद के और 3 जुलाई 2026 से पहले के, इसके बीच में इनके सर्टिफिकेट होने चाहिए। फिर बात आती है PWBD सर्टिफिकेट, फिजिकल हैंडीकैप वाले सर्टिफिकेट जो है ये भी लाइफ टाइम वैलिड होते हैं। तो ये बने होने चाहिए आपके, वही 3 जुलाई 2026 से पहले के होने चाहिए, लाइफ टाइम वैलिड होते हैं, नया बनवाने की जरूरत नहीं। अगर किसी के पास अगर पहले का बना हुआ है तो वो चल जाएगा। इसके बाद में एक था ESP स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन, ये स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन का कोई सर्टिफिकेट होता है ESP सर्टिफिकेट, ये होना चाहिए आपका 15 नवंबर 2018 के बाद का और 3 जुलाई 2026 से पहले का, क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर ग्रेजुएशन कर दी ना, अलग अलग ग्रेड बना दी गई थी, इसलिए 15 नवंबर 2018 के बाद का और 3 जुलाई 2026 से पहले का, इनके बीच में होना चाहिए आपका ESP सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का। इसके बाद में अनदर इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जिन्होंने सीईटी ग्रुप 2025 के फॉर्म निकले थे, वो फॉर्म जिन्होंने अप्लाई किए थे उनके लिए ये है कि पहली बात तो उनको ग्रुप डी के लिए फीस नहीं लगेगी। अगर आपने ग्रुप सी का वो फॉर्म भर रखा है 2025 वाला, तो अब पहली चीज तो आपके लिए वो फीस नहीं लगेगी। दूसरी चीज, आपको उसी मोबाइल नंबर से जहां पर आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसी मोबाइल नंबर से और अपने पासवर्ड से लॉगिन करना है। अगर कोई भूल गया हो अपना पासवर्ड तो वहां पर आपका मोबाइल नंबर तो है ही, तो वहां पे आप फॉरगेट पासवर्ड करके उसको दोबारा से जनरेट कर सकते हो। उसके अंदर आप अपनी कैटेगरी चेंज कर पाओगे। क्या पता उसमें किसी ने सोच के जनरल भर दिया हो और उसके पास अब कोई रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, तो वो अपनी कैटेगरी वहां पे चेंज कर पाएगा। कोई डिटेल चेंज करनी हो, उसको एलिजिबिलिटी डिटेल कोई चेंज करनी है तो वो भी चेंज कर सकता है। और जो आपका सीईटी ग्रुप सी का जो 2025 वाला फॉर्म था उसको इफेक्ट नहीं करेगा। दूसरी चीज यहाँ पर HSC जो कहती है कि आपको, जैसे मान लो किसी ने सीईटी ग्रुप 2025 का फॉर्म भी भरा था, अब वो नए मोबाइल नंबर से नया पासवर्ड जनरेट करके नया लॉगिन कर दे, नया दोबारा से फॉर्म भर दे, तो उसके लिए कहते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देंगे उस कैंडिडेट का और उसको एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। इसलिए अगर किसी ने सीईटी ग्रुप सी 2025 का फॉर्म भरा है तो वो दोबारा से नए मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन ना करे, अपने पहले वाले मोबाइल नंबर से ही पासवर्ड से ही लॉगिन करे, उसी को फर्दर करे, फीस नहीं लगेगी। डिटेल आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, यहाँ पर ये जरूरी चीज है। अच्छा, अगर कोई नया कैंडिडेट अगर अप्लाई कर रहा है जिसने वो ग्रुप सी वाला 2025 वाला फॉर्म नहीं भरा था, तो उसकी फीस लगेगी और उसको सारा का सारा प्रोसेस करना है। इसमें एक चीज आती है फिर अदर स्टेट वाले कैंडिडेट। अदर स्टेट जैसे राजस्थान है, मान लो राजस्थान का कोई कैंडिडेट है इस फॉर्म को भरना चाहता है, अदर स्टेट हरियाणा के अलावा कोई भी स्टेट वाला है, तो पहली चीज तो ये रहती है कि अदर स्टेट का कैंडिडेट वो वहां पर किसी भी कैटेगरी में हो, हरियाणा के अंदर फॉर्म अप्लाई करना है उसको जनरल का। अब राजस्थान का कैंडिडेट है, मान लो वहां पर वो SC कैटेगरी का सर्टिफिकेट उसके पास है, SC कैटेगरी से बिलोंग करता है वो, तो हरियाणा में अप्लाई कर रहा है, तो पहली चीज तो उसको अप्लाई करना है जनरल के अंदर, वो रिजर्व कैटेगरी के अंदर अप्लाई ना करें। दूसरी चीज, अदर स्टेट के लिए कोई कोटा नहीं होता। हमें जैसे पहले बताया जाता था कि अदर स्टेट के लिए 10% कोटा होता है, वो कोई चक्कर नहीं है। जनरल के लिए जितनी भी सीटें रहेगी उनके ऊपर अदर स्टेट वाले भी फाइट करेंगे। अब हरियाणा का जनरल और अदर स्टेट का जो कैंडिडेट है वो इक्वली होते हैं वहां पर। जनरल के लिए जितनी भी सीटें हैं उसके लिए जितने मार्क्स में हरियाणा का जनरल सिलेक्ट होगा उतने ही मार्क्स में अदर स्टेट वाला सिलेक्ट हो जाएगा। अदर अलग अलग कोई कट ऑफ नहीं होती, ना ही कोई चक्कर होता है उसके अंदर, वो दोनों को बराबर लेके चलते हैं। तो अगर आप किसी बाहर के स्टेट से हो तो आप जनरल में अप्लाई कीजिएगा, जनरल की जितनी भी सीट है उसके लिए आप फाइट करोगे वहां पर। इसमें दूसरी चीज आती है, आपको क्या क्या चाहिए। एक तो आपको 10th की मार्कशीट चाहिए, तो आप जो 10th की मार्कशीट ही लगानी है आपको। अगर आपके पास हायर एजुकेशन भी है तो आप उसको चाहें तो मत लगाओ, क्योंकि आपके पास वो डॉक्यूमेंट ज्यादा हो जाते हैं, फिर उसमें समस्या रहती है। आप सिर्फ क्योंकि एलिजिबिलिटी इन्होंने 10वीं मांगी है तो आप 10वीं की मार्कशीट लगाइए, हायर मत लगाइए। फिर आपको जो फोटो लगाना है वो कलर्ड फोटो होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए उसका, उसके ऊपर कैंडिडेट नेम लिखा हुआ हो और डेट लिखी हुई हो। और एक लास्ट में आपको अंडरटेकिंग भर के भी अपलोड करनी है। ऐसा नहीं कि आपने फॉर्म भर दिया पूरा प्रोसेस हो गया, लास्ट में एक अंडरटेकिंग है, उस अंडरटेकिंग को भर के वहां पर उसको फिर वो भी करना है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
और आपका अगर कोई डाउट रह गया तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हो। नमस्कार।